स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी एंड फेस्टिबिलिटीज फेसिबिलिटीज सॉरी। तो इसके अंदर एसक्यूज और एलक्यूज में देखेंगे। तो फर्स्ट एसक्यू ये है कि डिफाइन नीच मार्केट। नीची मार्केट, ये एक सिंपल टर्म्स में नीची मार्केट का मतलब ये एक बहुत स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड सेगमेंट रहता है लार्जर मार्केट का। इसके अंदर इल्ला क्या करते हैं, सबको बेचने की जगह बिजनेस ये फोकस करता है कि नीच मार्केट पे कंसंट्रेट करने के लिए। जैसा कि बहुत सारे ग्रुप्स रहते कस्टमर्स के जिसकी यूनिक नीड्स और प्रेफरेंसेस रहते, बहुत सबको अलग अलग चीज़ें होना रहता। जैसा कि अगर इसका ब्रेक डाउन करें तो इसमें आता फर्स्ट स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी के अंदर ये क्या है, एक सबसेट, एक छोटा हिस्सा है एक ब्रॉडर मार्केट का। इसके अंदर जैसा एग्जांपल क्लॉथिंग की मार्केट है, आप क्या करें नीचे मार्केट के अंदर ऑर्गेनाइज करते बेबी क्लॉथिंग, तो एक स्मॉल सेक्टर ऑफ क्लॉथिंग है। यूनिक नीड्स, कस्टमर्स क्या करते हैं नीचे मार्केट के अंदर उनके नीड्स प्रेफरेंसेस और प्रॉब्लम जो है सब बहुत जल्दी बदलते रहते। तो नीचे मार्केट क्या करता है, इसको एड्रेस करते हुए जनरल मार्केट में हमेशा इसके ऊपर काम करते रहता। नेक्स्ट है टारगेट फोकस। टारगेट फोकस के अंदर बिजनेसेस टारगेट करते नीचे मार्केट्स को, जैसा कि उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर डेवलप करने के, सर्विसेज के मार्केटिंग एफर्ट्स उनके, और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो भी ग्रुप्स का है वो टारगेट करते। जैसा कि फ्यू पॉइंट जो रिमेंबर करने का है अपने को, नीची मार्केट जो है सो एक डेमोग्राफिक पे काम करता है, जैसा कि एज क्या है, इनकम क्या है, साइकोग्राफिक लाइफस्टाइल क्या है, वैल्यूज क्या है, और जियोग्राफिक्स पे नीची मार्केट काम करता। जैसा कि नीची मार्केट जो है सो बिजनेसेस को स्पेशलिस्ट बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर की लॉयल्टी और कंपटीशन लेस फेस करने के लिए नीची मार्केट बने हुआ रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द अप्रोचेस टू अपॉर्चुनिटी वैल्यूएशन। अप्रोचेस क्या है अपॉर्चुनिटी वैल्यूएशन के पूछ रहा। जब वैल्यूएटिंग बिजनेस की अपॉर्चुनिटी में आता है, एक बहुत क्रूशियल मतलब हार्ड है स्ट्रक्चर अप्रोच करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ को आपको सामने रखते हुए सिंप्लीफाई करते हुए रहता। जैसा की वैल्यूएशन एरिया के अंदर आता मार्केट एनालिसिस। इसके अंदर आपको मार्केट को टारगेट करते हुए समझना रहता। जैसा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास कि ये जो प्रोडक्ट है वो होना है या नहीं होना है मार्केट में, या सर्विसेज, पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है आपके, क्या साइज है मार्केट का, और क्या ट्रेंड चल रहा मार्केट में अभी फिलहाल। तो इसके अंदर आपको जो है सो एसेंशियली आप जो है सो यहाँ पे डिमांड हो रहा है या नहीं हो रहा, आपके प्लान के हिसाब से ऑफर हो रहा है या नहीं हो रहा मालूम हो रहा। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के अंदर इन्हें आपके कॉम्पिटिटर्स को, जो भी आपका कॉम्पिटिशन है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझता। जैसा कि क्वेश्चन है उसके, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, उनका एडवांटेजेस क्या है, और उनकी बैरियर्स क्या है एंट्री होने के लिए, क्या रुकावट आ रही है उनके अंदर। इससे आपको समझ में आता कि मार्केट के अंदर आप स्टैंड आउट कैसा कर सकते मार्केट में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर आपको फाइनेंशियल आपकी वायबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मालूम होती। जैसा कि फाइनेंशियल आप कैसा है, फाइनेंशियली आपकी पोजीशन स्ट्रांग है या नहीं। जैसा कि अब स्टार्टअप कॉस्ट क्या है आपका, प्रोजेक्ट के रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या क्या है आपके, पोटेंशियल आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, और ब्रेक इवन पॉइंट क्या है आपका। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है टेक्निकल फेसिबिलिटी। ये फोकस करता प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, और उसके की क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं वो देख। क्या प्रोडक्ट ये बन सकता जो अपन चाह रहे, क्या इसकी रिसोर्सेस अपने पास है, इसके मटेरियल है प्रोडक्ट बनाने के लिए, और टेक्निकल क्या क्या हर्डल्स अपने को फेस करना पड़ता प्रॉब्लम्स बोल के ये है। नेक्स्ट है टीम एंड रिसोर्सेज। टीम एंड रिसोर्सेज के अंदर ये इन्वॉल्व करता कैपेबिलिटीज को टीम की, और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को। इसके अंदर कि आपकी टीम के अंदर नेसेसरी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस है क्या नहीं, और नेसेसरी रिसोर्सेस आपके पास जैसा कि फाइनेंशियल, मैन वर्क और ह्यूमंस एक्सेट्रा अवेलेबल है क्या नहीं। इससे आपको मालूम होता है कि आपका नहीं रिसोर्सेस है क्या आप प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट है स्वॉट एनालिसिस। ये एक कॉमन टूल है जो हर जने यूज़ करते हैं उनके बिजनेसेस में। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ आपके इंटरनल फैक्टर्स को जो है सो एडवांटेजेस देता है, वीकनेस आपके इंटरनल फैक्टर्स को डिसएडवांटेजेस के तौर पे दिखाता है और आपको इम्प्रूव करना है। अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल फैक्टर्स रहती है जिस पे आप वर्क ऑन करके उसको कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रेड्स। थ्रेड्स एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो आपकी बिजनेस को हार्म करने के लिए रहता है, और ये जो है सो ओवरऑल आपको
बताता हूँ कि आप क्या करना क्या नहीं। अपॉर्चुनिटी इवैल्यूएशन जो एक एग्जामिन है, जिसमें आप पूरी तरीके से आपके बिजनेस के वेंचर को देखते, एग्जीक्यूट करने से पहले आपको पूरा आप उसके बारे में जानकारी लेते, जिससे क्या होता आपको मार्केट मालूम होता, कंपटीशन और फाइनेंशियल और बहुत सारे की फैक्टर्स आपको जो है उसके हिसाब से मालूम होते, जिससे आप इनहेंस करके आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बना सकते हैं और चांसेस है हायर सक्सेस के आपके। थर्ड क्वेश्चन है अपना, डिफाइन अपॉर्चुनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी और रिस्क क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है, क्लियर वे में अपन समझेंगे। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी है क्या? अपॉर्चुनिटी जो है एक फेवरेबल सेट है सर्कमस्टेंसेस, जिसमें आपको एक पॉजिटिव आउटकम बताता। बिजनेस के अंदर आपको एक चांस है कि आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या आपके मार्केट में आप जो भी है आपका स्टैंड जो उसको एनहांस करो, आपकी बिजनेस में प्रॉफिट लो। एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आपको क्या हो रहा कि आपको एक क्लू, एक लूप होल मालूम हो रहा है, जिससे आप बेटर कर सकते हैं उसको, आप कैच करके वो मूवमेंट को मार्केट में। जैसा कि एग्जांपल ये है, मैनी पीपल जो है, बहुत सारे लोग हैं जो है सो हेल्दी मील डिलीवरी सर्विसेज को प्रेफर करते हैं। वो एक क्या है, अपॉर्चुनिटी है। अगर हेल्दी मील उनको मिला तो सबको वही खाना है, तो एक अपॉर्चुनिटी है वहाँ। यहाँ क्या है, रिमोट वर्क क्या करता, अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर रहा, जिससे कि क्या है, कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर्स में बहुत आसानी है। रिमोट वर्क का मतलब घर से काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको, तो उन्हें क्या कर रहा, घर से काम करते हुए उसके डेली लाइफ बैलेंस को और ऑफिस के भी जो प्रोफेशनल बैलेंस है उसको भी हैंडल कर रहा। इसका की टेक वे ये है कि अपॉर्चुनिटी जो भी मिलते हैं उससे क्या होता, पोटेंशियल एक सही गेन आता आपके बिजनेस में, जिससे क्या होता, पॉजिटिव आउटकम्स आपको देखने मिलते। नेक्स्ट है रिस्क। रिस्क क्या है, रिस्क एक पॉसिबिलिटी है जो आने वाले समय में नेगेटिव कुछ भी हो सकता, इस जिससे आपका लॉस हो सकता, आप फेल हो सकते, या आपको कुछ ना कुछ आपको घाटा हो सकता है। रिस्क वो चीज़ है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप कहीं पे न्यू बिजनेस में पैसे लगा रहे तो वहाँ पे रिस्क है कि आपका वहाँ पे पैसे डूबने का चांस रहता। जैसा कि न्यू प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहे तो रिस्क है कि कस्टमर्स उसको पसंद नहीं करेंगे, और या फिर आप किसी से उधार ले रहे तो रिस्क है कि आप उसको वापस बन सकते या नहीं बन सकते। तो रिस्क का मतलब की टेकअवेज ये है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल लॉसेस हो सकते और नेगेटिव आउटकम आ सकता। नेक्स्ट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब यहाँ पे आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं रहती, कोई प्रेडिक्शन नहीं रहता जो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये एक सडन होने वाली चीज़ है जिसको हम अनसर्टेनिटी विल, ये डिफरेंट रहता ये रिस्क से, और ये जो है सो डिफरेंट रहता रिस्क से, बिकॉज रिस्क क्या आपको मालूम हो रहा, अगर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मालूम होता कि क्या होने वाला है, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी रहती कि अगर हो सका तो ऐसा होता। जैसा कि एग्जाम्पल प्रेडिक्ट करते हैं आप, न्यू टेक्नोलॉजी जो है सो मार्केट को अडॉप्ट कर लेंगी, अनसर्टेनिटी। जैसा कि ई कॉमर्स हो गया, पूरी मार्केट को ने कैप्चर कर लिया भाई, ऑनलाइन उसको ट्रांसफॉर्म कर गया। जैसा कि फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग के अंदर अगर आप कोई वेदर वो ये बता रहे, तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी है कि वो वेदर चेंज हो के कुछ भी नेचुरल क्लाइमेट भी हो सकता। जैसा कि न्यू लॉस है, वो पास होने में जो है सो अनसर्टेनिटी रहती बिजनेस को या इंडस्ट्रीज को, अगर न्यू लॉस अगर सडनली पास हो गया। इसका की टेकअवे क्या है कि अनसर्टेनिटी को हम नहीं पहचान सकते और वो अनप्रेडिक्टेबल रहता। समरी के अंदर अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटी है कि ये कुछ चेंज है, एक चांस है कि हमारे कुछ अच्छा होने वाला है। रिस्क के अंदर ये है कि एक पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर हमारे कुछ बुरा होने वाला है। अनसर्टेनिटी के अंदर कि हमारे मालूम नहीं कि क्या होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड लिस्ट द फ्यूचर। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है और उसके फीचर्स क्या है, बोला सोल प्रोप्राइटरशिप एक सिंपल और मोस्ट कॉमन बिजनेस स्ट्रक्चर है जो कि आज के ज़माने में होता। इसके अंदर ये है कि बिजनेस ओन जो करता, उन्हें एक ही बंदा रहता और उन्हें ही चलाता वो बिजनेस। इसके अंदर लीगल कोई भी आपको फेस करना नहीं पड़ता दूसरे ओनर्स के अलावा। इसका मतलब ये है कि ओनर खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहता उसके बिजनेस के कर्जों के लिए और प्रॉफिट के लिए। फीचर्स क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, इजी एग्जांपल के लिए बोल दूंगा, एक जनरल स्टोर है तो उन्हें एक ही ओनर है, वो जनरल स्टोर का उन्हें जाके खोलता, उन्हें बैठता गल्ले पे, उन्हें जाके फिर उन्हें रात में बंद करता दुकान, सुबह में। तो उन्हें एक ही बंदा है, ओनर भी है, उन्हें काम करने वाला भी है उसको। फीचर्स क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के, सिंगल ओनरशिप। यहाँ बिजनेस जो है सो एक ही बंदा संभालता और एक ही बंदा ओन करता। फिर इजी टू सेटअप, इसके अंदर क्या है,
ये इजी रहता है और इनएक्सपेंसिव रहता है इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि बोले तो इसमें एक ही जना होना है, लाइसेंस भी बहुत नेसेसरी मिलते हैं आपको और परमिट्स भी इजीली हो जाता। फिर क्या है, कंप्लीट कंट्रोल। कंप्लीट कंट्रोल के अंदर ओनर एक ही है, तो उसके पास पूरी अथॉरिटी रहती कि उसके बिजनेस को किस तरीके से कंट्रोल करना है, क्या डिसीजन लेना है। फिर डायरेक्ट प्रॉफिट, जैसा कि अंदर जो भी प्रॉफिट आता है उन्हें अकेले होने के नाते उसको पूरा उसका फायदा मिलता है कि पूरे प्रॉफिट्स उन्हें अकेले एंजॉय कर ले सकता। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज के अंदर ये ओनर जो है सो पर्सनली खुद जो है सो जिम्मेदार रहता है, जो भी उसके कर्जे रहते हैं या फिर जो भी उसके बिजनेस अगर फेल हो रहा, लॉस हो रहा, तो उन्हें खुद ही अकेला जिम्मेदार रहता है। उसके पर्सनल एसेट जैसा कि घर, कार, सेविंग जो है सो यूज कर सकते हैं उसके कर्जों को उतारने के लिए। फिर सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर। बिजनेस इनकम के अलावा बिजनेस इनकम जो रहती है वो रिपोर्ट जो है ओनर पर्सनली इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकता है उसके हिसाब से। फिर लिमिटेड कैपिटल, यहाँ पे जो है सो कैपिटल राइज करना, पैसे इकट्ठा करना जो है सो लिमिटेड रहता है, क्योंकि ओनर के पास अकेला उन्हें मैनेज करने वाले उसका नहीं फंड रहता हो, तो उन्हें जो है सो अकेला पैसे जमा करना पड़ता, तो लिमिटेड रहता हो। लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर अगर बिजनेस में इनकेस वो ओनर मर गया या कुछ भी हो गया उसको, तो वो बिजनेस जो है सो वहाँ का वहीं कंटिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि अकेला होने एक ही था, तो उसको वापस सेटअप होने बहुत टाइम होता है, तो कंटिन्यूटी होना बहुत कम चांस है उस। फ्यू फॉर्मेलिटीज। इसके अंदर लीगल टर्म में अगर आप गए तो बिजनेस स्टैब्लिश या बिजनेस सेटअप करने के लिए बहुत कम लीगलिटी आपको पेपर वर्क्स हुए लगते, क्योंकि आपका बिजनेस पहले तो सिंगल है, उसके लिए आपको जो है सो इजीली आपको परमिट्स जो भी है मिल जाता। नेक्स्ट आंसर है डिफाइन प्योनर, पियोनियर जो भी है। तो यहाँ पियोनियर का मतलब इसके बहुत सारे थोड़े बहुत मीनिंग्स निकलते कॉन्टेक्स्ट में, बिजनेस के अलावा स्टार्टअप्स के लिए जनरली ये रिफर होता। इसका मतलब ये है कि ये एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो कि फर्स्ट रहती वो चीज़ को एक्सप्लोर या डेवलप करके समथिंग न्यू निकालने के लिए। जैसा कि एआई फर्स्ट कौन निकाला, कौन डेवलप करा, तो ये फर्स्ट चीज रहती। ये जो है सो न्यू प्रोडक्ट के ऊपर हो सकता है, या न्यू मार्केट के ऊपर हो सकता है, या न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर होता, या फिर एक नया तरीका रहता बिजनेस करने का, या उसके ऊपर होता। क्लीनर जो है सो एक अनचार्टेड टेरिटरी के रहते, जिसके अंदर वो रिस्क लेते, और जो है सो दूसरों को फॉलो करने से अल्लाह जो है सो कभी कभी फॉलो करते वो चीज़, इसको नहीं करती। जैसा कि ब्रेक डाउन इसमें यह है कि इनोवेशन। विनर जो है सो हमेशा ऑफ्टन इनोवेटर्स ही बोल सकते हैं उसको आप बोले तो। इनला क्या है, ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज और सोल्यूशंस के साथ ऊपर आते। नेक्स्ट है अर्ली अडॉप्शन। अर्ली अडॉप्शन के अंदर इल्ला फर्स्ट रहते अडॉप्ट करने या फिर इम्प्लीमेंट करने नए चीज़ों को, इल्ला फर्स्ट सामने आते किसी भी चीज़ को नया करना है, चेंजेस करना। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग। पियोनियरिंग जो है सो एक हाईली रिस्क रहता चेंज करना है, इसमें गारंटी नहीं रहती कि आप सक्सेस मिलेंगे आपको वो चीज़ से, या फिर आपको वो चीज़ से अनएक्सप्लोरेड एरियाज से आपको कुछ भी फायदा होगा। फिर क्या है, ट्राइबलाइज ट्राइबलाइजिंग ट्राइबलाइजिंग इसके अंदर क्या है, ये क्या करते एक रास्ता बनाते दूसरों के लिए, जिससे क्या होता सेट करते कि न्यू न्यू चीज़ें के वास्ते आप कुछ भी करे तो कर सकते, उसके लिए आपको ट्राइबलाइजिंग का ना एक रास्ता बनाते। ये बिजनेस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप देखें तो पीएनआर जैसे एक कंपनी का कंप्लीटली न्यू लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी कर सकता उन्हें, जैसा कि एज एंटरप्रेन्योर जो है सो आइडेंटिफाई करता कि डेवलप करने के लिए और मार्केट में एक स्पेशली अपना ब्रांड बनाने के लिए। वैसे ही एक पर्सन जो है सो एक न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए वो ऐसे चीज़ें करता है जो पहले नए हुए सो है। तो एसेंशियली एक पियोनर जो है सो हमेशा जो फर्स्ट जाने वाला है, जो कि नए चीज़ें को या नए अपॉर्चुनिटीज़ को सक्सेस में लाने के लिए, उसको बोलते हैं पिनर। नेक्स्ट आंसर है एक्सप्लेन फ्लेक्सिबिलिटी एनालिसिस। इसके अंदर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एनालिसिस जो है सो हमेशा एक प्रोसेस पे डिटरमाइन करता है, जैसा कि एक बिजनेस का आइडिया है, तो इसको इन्हें वर्थ इट है, वैल्यूएबल है, इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो, यानी यह मतलब इन्हें चेकअप करता, उसका मैं प्री चेक करता बिफोर, मतलब स्टार्ट करने से पहले एक बार चेक कर लेता हूँ वो आइडिया अगर एग्जीक्यूट कर रहे तो एक बार प्री चेक कर लेता, जिससे हमको सब मालूम हो जाता कि वो आइडिया सही में काम करेगा नहीं करेगा, या अच्छा है वो आइडिया नहीं है। जैसा इस क्या करता है ना, वो इवेलुएट द पर्टिकुलरिटी ऑफ बिजनेस आइडिया, तो इन्हें बोल दे रहा आपको कि ये क्या ये बिजनेस जो है सो सही में काम करेगा या नहीं कर रहा।
इसके अंदर ये क्वेश्चन से नहीं करता। एसेस एसेस द पोटेंशियल फॉर सक्सेस, इसके अंदर बिजनेस को इन्हें प्रॉफिटेबल बना के दे सकता है या नहीं दे सकता। मिनिमाइजेस रिस्क, इसके अंदर इन्हें ये पोटेंशियल प्रॉब्लम्स अगर फाइंड आउट कर रहा तो इसके अंदर हमको जो है सो रिस्क कम कम से कम रिस्क देखने को मिलता। फिर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इंटरव्यूनर्स को इन्हें एक डाटा निकाल के देता है जिससे कि आपको क्या है इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने के लिए आसानी रहती। इसके की एरियाज क्या है फ्लेक्सिबिलिटी एनालिसिस के अंदर, मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी, इन्हें क्या है मार्केट के प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखता है, जैसा कि क्वेश्चंस करता कि यहाँ पे डिमांड है, क्या आप जो ऑफर कर रहे हो वो चीज़ का अगर यहाँ पे डिमांड है, और यहाँ पे आपके टारगेट कस्टमर्स कौन कौन है, क्या साइज है, क्या कंपटीशन है यहाँ पे। ये टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर इन्हें जो है सो प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है सो टेस्ट करते रहता, आंसर करते रहता, और ये क्वेश्चंस और आंसर जनरेट करता है कि क्या नेसेसरी टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज है क्या नहीं, टेक्निकल चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है या नहीं, क्या ये प्रोडक्ट बनाए तो अपन कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पे बनाए या नहीं। ये नेक्स्ट है फाइनेंशियल फेसिबिलिटी, इसके अंदर इन्हें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस को देखते रहता है कि स्टार्टअप कॉस्ट क्या है आपका, प्रोजेक्ट और रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या क्या है आपके, ROI पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या क्या है आपका, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है आपका। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर इन्हें मैनेजमेंट को और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को देखते रहता, जैसा कि अंदर टीम और एक्सपर्टीज है क्या आपके पास नेसेसरी जितने होना है, लीगल स्ट्रक्चर है क्या नहीं आपके पास बिजनेस के लिए, और रेगुलेटरी और लीगल हर्डल्स को आपको फेस करने लीगल टीम है क्या नहीं। ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि इन्हें टाइम बचाता और पैसे भी बचाता और आइडियाज़ भी देते रहता आपको। इससे क्या है इंक्रीज चांस, बिजनेस का चांसेस इंक्रीज होते सक्सेस होने के, और इन्हें सॉलिड फाउंडेशन बना के देता है बिजनेस प्लान की वजह से, इसलिए इन्हें ज़रूरी है। नेक्स्ट है लाइक यू डिफाइन एनवायरमेंटल चेंज एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑन द एनवायरमेंटल चेंज। एनवायरमेंटल चेंज जो है सो एक ऑल्ट्रेशन है या फिर डिस्टर्ब कर दे रहे हैं आप इन्वायरमेंट को, कॉज जैसा कि नेचुरल इवेंट्स से हो गया या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से हो गया। ये चेंजेस के इफेक्ट क्या होता है जिससे कि एनवायरमेंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्यों होता है ये, वो अपन देखेंगे। फर्स्ट है क्लाइमेट, जैसा कि टेम्परेचर, रेनफॉल पैटर्न्स हो गया। नेक्स्ट है इकोसिस्टम, जैसा कि फॉरेस्ट, ओशन, रिवर्स, बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, एयर एंड सॉइल। ये थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो एनवायरमेंटल में नेचुरली स्टेक रखते हैं अपना। और क्यों ये चेंज हो रहा है, फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इन्वायरमेंटल चेंज के अंदर आप आता फर्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर फर्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स का बर्न करने से, जैसा कोल, ऑयल, गैस, ये क्या हो रहा है रिलीज कर रही ग्रीन हाउसेस गैसेस, जिससे क्या हो रहा क्लाइमेट चेंज में चेंजेस हो रहे। और इससे क्या हो रहा मैन्युफैक्चर हो रहा क्या, एयर पोल्यूशन मैन्युफैक्चर और वाटर पोल्यूशन मैन्युफैक्चर हो रहा। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के अंदर हम पूरे फॉरेस्ट को कट कर दे रहे, अर्थ की एबिलिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर रही है जिससे डिस्टर्ब हो जा रहा है इकोसिस्टम। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, फार्मिंग प्रैक्टिसेस में जैसा कि सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस इमर्शन की यूज़ करने की वजह से एग्रीकल्चर सही ना हो रहा, ओवर यूज़ कर दे रहे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जिससे सॉइल पूरी अन एग्रीकल्चर हो जा रही। फिर अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के अंदर सिटीज़ का जैसा जैसा ग्रो हो रहे, पॉल्यूशन भी वैसी इंक्रीज हो रहा, रिसोर्सेज भी वैसी कंजप्शन हो रहे, जैसा कि बहुत सारा अमाउंट ऑफ सरफेस पे यूज़ हो रहा और जिससे रन ऑफ इंक्रीज हो जा रहा अपना। नेक्स्ट है ओवर कंजप्शन, ओवर कंजप्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे वाटर का, एनर्जी का, मटेरियल का, जिससे क्या है एनवायरनमेंट पे एक दबाव आ रहा और वेस्टेज भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहा अपना। फिर पोल्यूशन, एयर हो, वाटर हो या सॉइल पोल्यूशन हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, व्हीकल इमरजेंस हो या फिर कोसा भी वेस्ट हो, प्लास्टिक पोल्यूशन, ये भी हमारे वजह से चेंजेस हो रहे ह्यूमन। फिर नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल के अंदर कुदरती फैक्टर्स के अंदर ये है कि वॉल्केनिक इरप्शन, जैसे कि लार्ज अमाउंट में गैसेस और पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में निकलते जो कि इफेक्ट करते क्लाइमेट पे। जब एक वॉल्केनो ब्लास्ट होता, अर्थक्वेक एंड सुनामीज, इससे क्या होता बहुत सारा डैमेज पहुंचता इकोसिस्टम को और इंफ्रास्ट्रक्चर को। फिर नेक्स्ट है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, जैसा कि नेचुरल फ्लक्चुएशन, वेदर पैटर्न्स के अंदर जैसा कि हम देख सकते सडन बारिश, सडन धूप, ऐसा उसकी वजह से भी ज़्यादा होता। फिर सोलार रेडिएशन, चेंजेस के सन के चेंजेस के हिसाब से जो है सो इफेक्ट हो रहा
अर्थ के क्लाइमेट के ऊपर भी। नेक्स्ट है डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, डिज़ाइन है, जिससे कि आप नए चीज़ें को या नए बिजनेस आइडियाज़ को लॉन्च करते, और ये स्टार्ट होता छोटे बिजनेसेस से या स्टार्टअप कंपनी से ऑफर्स करते आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हो, सेल हो या हायर हो। इसके अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल रिस्क भी आपको देखने के मिलते। एक शॉर्ट टर्म में बोला गया तो इला अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते और इनिशिएटिव्स लेते आइडियाज़ को रियलिटी में लाने के लिए, रिस्क लेते और उसकी वैल्यू क्रिएटिंग वैल्यू करते, कस्टमर के बीच में अपनी एक ब्रांड की वैल्यू करते, फिर इनोवेशन करते, जैसा कि एक नई चीज़ को एक इम्प्लीमेंट करती है मार्केट के अंदर। वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर पहला आता है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। इल्ला क्या करते, स्टार्ट करते छोटे बिजनेस से स्टार्ट करते, जैसा कि लोकल रेस्टोरेंट हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया या फिर रिटेल स्टोर। इनका गोल ये रहता है कि स्टेबल इनकम इनके लाइफस्टाइल के वास्ते आना एज अ ओनर या एज अ ग्रोथ। इन लोगों का यूजुअली मॉडरेट और फोकस्ड रहता है लोकल मार्केट के ऊपर। फिर स्केलेबल, नेक्स्ट है स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर इल्ला क्रिएट बिजनेसेस क्रिएट करते इल्ला, जिससे इनका रैपिडली एक्सपैंड होना, लार्ज स्केल पे इनका बिजनेस एक्सपैंड होना इनका ये रहता। इल्ला स्टार्टअप्स यूज़ करते जैसा कि कैपिटल फंडिंग्स हो। इनका एम ये रहता है कि हाई ग्रोथ रहना और मार्केट में इन्हों डोमिनेंट करना। इन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इन लोगों का की ड्राइवर, मतलब इन लोगों को पहले इस्तेमाल करते हैं इन लोग। फिर नेक्स्ट है लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप, इंट्राप्रेन्योरशिप। इसके अंदर इन्हों एम्प्लॉयज़ को लार्ज कंपनी में डेवलप करने के लिए या न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए हायर करते। इनके इनोवेशंस को कंपनी अलाउ करती कि इन कॉम्पिटिशन्स को हमेशा फेस करते रहना, इनका ये मोटिव रहता। ये कंपनीज को, दिस एम्प्लॉयज़ को हम क्या बोलते हैं, इंट्राप्रेन्योरशिप, इंट्राप्रेन्योर्स बोलते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इन लोगों के अंदर इनका फोकस ये रहता है कि बिजनेसेस को और सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को ना देखते। इनका प्राइमरी गोल ये रहता है कि एक पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट डालना। प्रॉफिट इन लोगों का सेकेंडरी कंसिडर रहता, पहले इनको प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये इनका फर्स्ट कंडीशन रहता। जैसा कि क्लीन वाटर प्रोवाइड करना या फिर एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड करना लोगों को, इन लोगों का एक मेन मोटिव ये है। फिर नेक्स्ट है लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योरशिप। लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इला इन्वॉल्व रहते बिजनेस के साथ साथ ओनर के डिजायर लाइफस्टाइल के लिए, मतलब अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर भी ना ज़्यादा फोकस। इन लोगों का ये रहता है कि वर्क लाइफ बैलेंस के अलावा जो है सो ना इनके पर्सनल पैशंस को भी फॉलो करना, इनके खुद के शौकों को भी फॉलो करना, जैसा कि फ्रीलांस वर्क हो गया, ऑनलाइन बिजनेसेस हो गया, कंसल्टिंग हो गया। फिर नेक्स्ट है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इतना रिलाई करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज या न्यू प्रोसेसेस के ऊपर इला फॉलो करते हैं। इला पुराने एग्जिस्टिंग मार्केट के आइडियाज़ को उसको फॉलो नहीं करते, नए चीज़ इसको इला फॉलो करते। इन लोगों को जो है सो पियनर्स भी बोल सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज और आइडियाज़ को इला जो है सो इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो है सो इम्प्रूव करते हैं एग्जिस्टिंग आइडियाज़ के ऊपर। एक कार है तो और अच्छी कार कैसा बनाना उसको ध्यान में रखते हो और ना देखते। एक कार है मतलब मैनुअल है, उसको ऑटोमेटिक कैसा करना वही देखते हो। तो मीन्स ना पुराने चीज़ेस पे फोकस करते हुए एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाते, जिससे क्या होता है इनको बेटर और चीपर और जल्द से जल्द इनका प्रोडक्ट बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, साइंस है, जो इन्हें फॉर्मुलेट करता और इम्प्लीमेंट करता क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस को, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव जो भी उनका गोल है अचीव करना आसानी रहती। इसके अंदर इन्हें एक डायरेक्शन, एक रास्ता बताता कंपनी को, जिससे कि एवरीवन, सब जने जो है सो उसके टुवर्ड्स अगर काम करेंगे तो आपको गोल्स पे जो भी आपके टारगेट्स रहेंगे वो अचीव करना आसान ही रहेंगे। नेक्स्ट है उसके सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स। इसके क्या है, इन्हें लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर सेट करने के लिए यूज़ होता। एनालाइज द एनवायरनमेंट, इन एनवायरनमेंट को जैसा कि अंडरस्टैंड करने, मार्केट को, कॉम्पिटिटर्स को और एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो अफेक्ट कर रहे बिजनेसेस पे, उनको मॉनिटर करने के लिए एनालाइज होता। फिर मेकिंग स्ट्रैटेजिक चॉइस, इन्हें जो है सो कंपनी को एक स्ट्रैटेजिक चॉइस बताते रहता, जिससे कि गोल्स को उनके अचीव करने को या प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो भी ऑफर कर रहे, क्या टारगेट्स है मार्केट में आपके, ऐसा आप आपके रिसोर्सेज पे काम करेंगे वो बताता। और इन्हें प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करता, पुटिंग ऑल प्लान्स इनटू एक्शन में
के लिए जो है सो कन्वर्ट करता, जिससे कि स्ट्रैटेजी जो भी है वो मालूम होता कि काम कर रहे या नहीं कर रहे। फिर मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग, और इन नेट प्रोसेस को हमेशा ट्रैक करते हुए रहता, जिससे क्या होता आपको मॉनिटर करने में, और साथ ही साथ उसमें जो सो चेंजेस अगर होना है कुछ तो उसमें आप चेंज करने के लिए मालूम होता है आपको। फिर नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। फर्स्ट है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, इन्हें क्या करता है एनालाइज करता पूरे इन्फॉर्मेशन को और एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक्सटर्नल फैक्टर्स कैन इंक्लूड मतलब मार्केट का ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस क्या है आपको, और साथ ही साथ लीगल और रेगुलेटरी चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं वो। फिर इंटरनल फैक्टर्स के अंदर इन्हें कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जो है सो देखता, और साथ ही साथ रिसोर्सेस और कैपेबिलिटीज़ को देखता, और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स को इन्हें नज़र में रखता। फिर स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन के अंदर इन्हें इन्वॉल्व रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मिशन है या विजन है और स्ट्रैटेजिक जो भी गोल है उसके ऊपर काम करने के लिए, उसके ऊपर डेवलप करने के लिए इसके अंदर इन्हें इंक्लूड करता है कि आइडेंटिफाई क्या करना, ट्रेंड्स, स्ट्रैटेजीज और बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस क्या ले सकते हैं उसके ऊपर वो पे काम रखता, और इन्हें स्वाट एनालिसिस का भी चाह तो यूज़ कर सकता। थर्ड है स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंशन, इसके अंदर इन्हें स्ट्रैटेजीज को एक्शन में डालता है, जैसा कि अलोकेटिंग रिसोर्सेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का डेवलपमेंट हो गया, एक्शन प्लान हो गया, या एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन हो गया। फिर नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन, तो इसके अंदर इन्हें प्रोसेस को मॉनिटर करता, और स्ट्रैटेजीज़ को जो भी इम्प्लीमेंट करे उसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, काम में आ रहे नहीं आ रहे वो भी देखते रहता, और साथ ही साथ इन्हें इंक्लूड करता कि कंपनी जो रिज़ल्ट प्लान कर रही वो रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, और क्या प्रॉब्लम्स क्या फेस हो रहे, क्या बैरियर्स आ रहे वो भी आइडेंटिफाई करता, और इसके हिसाब से सही एक्शन लेता, और प्रोसेस क्या चल रहा है, सही चल रहा है या नहीं देख रहा वो भी देखता है। तो ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन्हें एक डायरेक्शन बताता कंपनी को, जिससे कि उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इम्प्रूवमेंट आता, और परफॉर्मेंस जो है सो इन्हेंस होती है, और अडेप्ट करता है इन्हें चेंजेस को, जो भी चेंजेस इसको मिल रहे फ़ायदेमंद है तो उस पे काम करता, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को भी इन्हें क्रिएट करते हुए पहले से आपको बोलते रहता। नेक्स्ट आंसर है अपना, डिफाइन बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। इसके अंदर इन्हें एग्जिस्टिंग बिजनेस का मतलब ये है कि एक जने की ओनरशिप या कंपनी की जो है ऑलरेडी ऑपरेशनल थी, तो उन्हें क्या कर रहा दूसरा जना आके वो बिजनेस को टेक ओवर कर रहा नया, उसके वही कस्टमर वही प्रोडक्ट, खाली ओनर बदल रहा उसका। तो यहाँ पे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में हम देखेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस है उसके। फर्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ बाइंग ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर है स्टैब्लिश्ड कस्टमर बेस। इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है कि पहले से आपको कस्टमर्स मिल जा रहे। फॉर एग्जांपल एक रेमंड का शोरूम है, अब रेमंड वाला वो शोरूम जो है सो एम्प्लॉय सेम है, सब सेम है, ओनर आपको बेच के चले गया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब रेमंड की दुकान बंद हो जाती, तो आप उसको ऑपरेट कर रहे थे। जो वॉकिंग कस्टमर्स थे पहले आने के रेमंड को पसंद करते थे वो ला आते ही रहते, तो ये कस्टमर बेस आपको पहले से मिल जा रहा। फिर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर आपको क्या बन रहा, एक इक्विपमेंट्स हो, इन्वेंट्री हो, फैसिलिटीज़ हो, एम्प्लॉयज़ हो, ये आपको पहले से मिल जा रहा है। सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही आपको नई दुकान के सरकार, रेडीमेड आपको पहले से मिल जा। फिर एस्टैब्लिश ब्रांड एंड रेपुटेशन, यहाँ क्या है किसी भी चीज़ को, ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए एक रेपुटेशन होना ज़रूरी है। 3-4 महीने तो देना पड़ता है, अगर आपको वहाँ पे रेमंड की भी अगर आप दुकान खोलें तो 3-4 महीने आपको खाली बैठना पड़ता, लोगों को मालूम हुए तक, सब करे तक। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपको उन्हें 4 महीने चलाया होगा, 6 महीने चलाया होगा, आपको वो रेडीमेड मिल जा रहा। तो आपको इससे क्या हो रहा कि रेपुटेशन भी अच्छी खासी मिल जा रही है, और वहाँ पे है भाई रेमंड की दुकान, ये भी सबको मालूम हो जा रहा पहले से। फिर प्रूवन बिजनेस मॉडल, इसके अंदर क्या होता है आपको प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस और ज़्यादा, और रिस्क कम रहता है इसके अंदर। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, इसमें क्या होता है कि आपको पहले से एम्प्लॉयज़ काम करने वाले भी वहीं से रहते हैं, आपको फिर सिखाना, उनको ट्रेन करना या ढूंढना की ज़रूरत नहीं होती। स्टैब्लिश सप्लायर एंड रिलेशनशिप, मतलब आपको सप्लायर भी पहले से वहाँ पे रहता, खाली आप नए ओनर है बोल के उससे बात करने ला पड़ता, या सप्लायर भी पहले से मिले हुआ रहता। ईजियर फाइनेंसिंग, बैंक जो है सो यहाँ पे आपको जल्द से जल्द फाइनेंस, अगर कुछ भी होना है लोन वोन, तो वो जल्द से जल्द दे देते, क्योंकि आपका बिजनेस रिकॉर्ड देखते हुए पास से बोले। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर, तो
एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के अंदर पहले से जो अगर प्रॉब्लम्स है तो वो क्या होता है, आपको सॉल्व करना पड़ता। आके आप नए रहे तो भी पुराने प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता। हाई परचेज प्राइस, तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जो भी रहते पुराने बिजनेसेस, अगर आप खरीदने जा रहे हो उसको रेडीमेड, तो उसके प्राइजेस जो है सो बहुत ज़्यादा रहते। इनहेरिटेड लाइबिलिटीज़, इसके अंदर क्या है, अगर पुराने कर्जे है या कॉन्ट्रैक्ट्स है या फिर लीगल कुछ इश्यूज है तो आपको ही देखना पड़ता, हैंडल करना पड़ता। फिर डिफ़िकल्टी इन चेंजिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस, अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे प्रोसेस तो वो बहुत मुश्किल से आप चेंज कर सकते हैं अगर पुराने एग्जिस्टिंग बिजनेस को रहे तो। फिर लॉस ऑफ की एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स, तो अगर ये चेंजेस अगर आप कर रहे तो यहाँ पे हाई चांस है कि आपके कस्टमर्स और एम्प्लॉय जो है सो आप छोड़ के दूसरे घर चल जाने के ज़्यादा चांसेस है फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स, बिजनेसेस क्या करते हैं, पुराने बिजनेसेस जो है सो पुरानी इनकम टेक्नोलॉजी रहती है और इक्विपमेंट जो है सो पुरानी यूज़ करते हो ना। फिर ओवर वैल्यूड एसेट, यहाँ पे जो है सो अगर आप हाईली प्राइस पे परचेस करें तो जो भी आपके एसेट्स है वो ओवर वैल्यूड हो जाती है यहाँ पे, तो वो भी एक डिसएडवांटेज आपको यहाँ पे देखना मिलता। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करने का एक शॉर्टकट है एंटरप्रेन्योरशिप का, मगर यहाँ पे ये क्रूशियल भी है, देखिए अगर हिडन प्रॉब्लम्स इसके अंदर फाइंड आउट हुए तो। नेक्स्ट आंसर, डिफाइन एन अपॉर्चुनिटी एंड एक्सप्लेन द क्राइटेरियाज फॉर एन अपॉर्चुनिटी। बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटी एक जो है सो जैसा मैं पहले बोला था, एक चांस है जिसके अंदर आपको एक पोटेंशियल नीड या प्रॉब्लम या जो भी है उसके अंदर आपको एक चांस मिल रहा है उसको सॉल्व करने को या उसको अडॉप्ट करने को, उससे गेन प्रॉफिट होता। और ये समथिंग पॉजिटिव चीज़ है, जे यहाँ पे चांस है कि नया बिजनेस बन सकता होगा या प्रोडक्ट या सर्विसेज, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का इजी तरीका आपको मिलता है अपॉर्चुनिटी से। क्राइटेरियाज फॉर इवैल्यूएटिंग एन अपॉर्चुनिटी, इसके अंदर सब आइडियाज़ जो है सो गुड अपॉर्चुनिटी नहीं देते, मगर थोड़े आइडियाज़ ऐसे रहते कि उसको अगर आप परस्यू करें मतलब इम्प्लीमेंट करें तो आपको अच्छे आइडियाज़ दे सकते। जैसा कि मार्केट नीड के अंदर क्या है, रियल डिमांड और प्रोडक्ट और सर्विसेज है क्या नहीं, वो मालूम करना है। जैसा कि प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व हो रहे या नहीं हो रहे और जेन्युइनली नीड है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नहीं, वो भी देखना है। क्या टारगेट मार्केट लार्ज इनफ है कि बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए या नहीं, वो मार्केट नीड के अंदर देखते हैं। फिर नेक्स्ट है मार्केट साइज एंड ग्रोथ, क्या साइज है और पोटेंशियल क्या है मार्केट का, मार्केट ग्रो हो रहा या डिक्लाइन हो रहा, या फिर पोटेंशियल है कि फ्यूचर में मार्केट एक्सपैंड हो सकता है या नहीं हो सकता। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर बिजनेसेस जो है सफिशिएंट रेवेन्यू कवर कर सकते, प्रॉफिट निकाल सकते जो भी उनका इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें से, क्या प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसके अंदर क्या हम यूनिक है या बेटर है एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर से, या फिर हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, क्या बैरियर्स है हमारे को जिससे कि हम अ, दूसरों से इजीली हम आपको मार्केट में इंटर्स कर सकते। फिर फैसिलिटीज़ के अंदर जैसे कि प्रोडक्ट्स को हम डिलीवर कर सकते या नहीं कर सकते, हमारे पास नेसेसरी रिसोर्सेस है क्या नहीं, फाइनेंशियली, टेक्निकली या मैन वर्क, या हम लीगलिटी रेगुलेट से फेस कर रहे हैं या नहीं। फिर नेक्स्ट है टाइमिंग, क्या ये सही टाइम है अपॉर्चुनिटी का वो, या फिर ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज़ के हमको लूप होल मिल रहा कि हम अपॉर्चुनिटी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं, क्या मार्केट रेडी है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। फिर सेवेंथ है पर्सनल फिट के अंदर कि अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल्स और इंटरेस्ट और वैल्यूज़ डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एंटरप्रेन्योर्स पैशनेट है वो आइडिया के वास्ते या नहीं है। फिर डज द एंटरप्रेन्योर्स हैव, कि जैसा कि एंटरप्रेन्योर्स है कि वो प्रोजेक्ट के थ्रू ना देखना चाह रहे, पसंद कर रहे हैं या नहीं। फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड, क्या पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्या रिवॉर्ड मिल सकता है हमको वो रिस्क लिए तो, क्या ये रिस्क कम से कम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये थोड़े केयरफुली इवैल्यूएट करने की चीज़ें हैं अपॉर्चुनिटी हमको जब भी मिली, तो बिजनेस के क्राइटेरिया है ये, एंटरप्रेन्योर्स ये सब देखते हुए उनके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ते, अगर इस पे सब चेक कर लेते आए तो।